अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और पब्लिक मुझे कहती है सुहाव सिल मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से अरमीत। वैसे तो असूली तौर पर आज हम दोनों को मुल्तान जाना चाहिए क्योंकि हमारा भी मूड यही है कि गुड मॉर्निंग को मजीद गुड करने के लिए हम भी एशिया कप का ये बुखार लिए मुल्तान चले जाएं। लेकिन चूंकि हम दो शहरों से शो करते हैं तो फिर इस्लामाबाद और लाहौर से आपको आज ये शो जो है वो देखना पड़ेगा। तो हरमीत पाजी को इस्लामाबाद से शामिल कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका मैच का क्या प्लान और क्या तैयारी है। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। वैसे सो अगर बात की जाए 15 साल तक इस इवेंट की मेज़बानी का हम इंतज़ार करते हैं और आखिर आपने जो बात की कि भैया अब आपके क्या प्लान है, एक्साइटेड तो हम बहुत ज़्यादा हैं। और ख़ासकर आज का मैच तो अगर देखा जाए तो मुल्तान की शाहराहें साफ़ सुथरी कर दी गई हैं और बरकी कुमकुमों से उसको पूरा स्टेडियम जो है वो सजाया गया। और इस तरह अगर हम गुलकारों की बात करें भैया तो आयमा बेग हमेशा हमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे तो नज़र आती है, लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है तो वो भी हमें वहाँ नज़र आती है। और इस तरह नेपाल की बड़ी मशहूर गुलकारा है त्रिशा गोरंग, तो वो भी अपनी परफॉर्मेंस जो है लोगों के दिल लुभाएगी। और यकीनन एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है पूरे पाकिस्तान से क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है और कोशिश की गई पाकिस्तान से इस मेज़बानी को छीनने की। तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 70% से ज़ायद जो है भारत अपने इस मकसद में कामयाब हुआ। और हमेशा की तरह पाक जो झुक जाता है, मान लेता है, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट है या हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है उनको माननी पड़ती है हिंदुस्तानी शर्तें। लेकिन बहरहाल अब इस चीज़ को ज़्यादा हमें सपोर्ट करना चाहिए कि एक तरफ नेपाली हमारे जो भाई हैं वो पहुंच चुके हैं और आज जो मैच सजेगा और ये जो दंगल सजेगा, यकीनन ये बहुत बड़ा दंगल है। और ये नहीं कह सकते एक टीम कमजोर जरूर है लेकिन पहला मैच बड़ा प्रेशर डाल सकता है। बिल्कुल डाल सकता है। अच्छा, आपने इतनी सारी बातें एक साथ कर दी कि सारी बातों को भाई आहिस्ता आहिस्ता मैं चाहती हूँ कि जो पब्लिक है ना वो डाइजेस्ट करने की कोशिश करें। वो इसलिए क्योंकि आपने एक बात बिल्कुल ठीक है कि हम यूँ नहीं कह सकते कि सर झुका लेते हैं। हाल बता थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी पाकिस्तान की जानिब से दिखाई जाती है। एशिया कप की अगर हम जर्सी की बात करें जो कि पाकिस्तान की जर्सी है, उस पर भी आपको पता है कि इंडिया की इस कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से कि हमने नाम दर्ज नहीं कराना और हमारा नाम जर्सी पर नहीं है, यानी पाकिस्तान होस्ट है उसके बावजूद भी हमारा नाम जो है वो उस तरह से हम नहीं देख पा रहे। अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो उसकी तैयारी के हवाले से हमें कोई मसला नहीं है कि अगर आपने नाम लिखवाना है नहीं लिखवाना है, तो हम इस लिहाज से हमें इन छोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंडिया जो है बाज़ चीज़ों पे इतनी कम ज़र्फ़ी का मुजाहरा करता है कि हमें भी इस बात का अफसोस होता है। लेकिन चले हम होस्ट हैं तो हमें दिल बड़ा करना चाहिए। वार्म वेलकम, वो इंडिया हो, वो श्रीलंका हो, वो बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो या नेपाल की टीम हो या दुनिया के किसी भी मुल्क से आए कुछ लोग हो तो हम उन्हें वार्म वेलकम ही करते हैं ऑल दो। लेकिन अगर हम बात करें नेपाल की तो खटमंडू में हरमीत, अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, कराची, लाहौर, हर जगह एक्साइटमेंट है। तो आपको पता है नेपाली मीडिया को जब मैं देख रही थी दे आर सो मच एक्साइटेड क्योंकि अगर नेपाल की मैच की बात करें तो एक तो नेपाल का पहला एशिया कप ओके, फिर उनका पहला मैच ओके और फिर उनका पाकिस्तान के साथ पहला मैच। ओह माय गॉड, ये बहुत सारा पहला जो इकट्ठा हो गया है। बहुत सारी खबरें ये आ रही हैं सोहाब जो आप फरमा रही है। नेपाल में इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है तो नेपाल के खिलाड़ियों में इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि पाकिस्तान के बहुत सारे सीनियर के साथ मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वो सेल्फी बना के शेयर कर रहे हैं, तो ये एक्साइटमेंट हर तरफ से है और खिलाड़ी के साथ साथ शायकीन क्रिकेट को भी है। बस ऐसी है, बहुत सारी चीज़ें जो आपसे शेयर करनी है। खाली वो आकर पाकिस्तान खुश नहीं हो रहे, पाकिस्तान के मुल्तान का सोहन हलवा खाकर भी वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज के गुड मॉर्निंग पब्लिक का हिस्सा होगा और ऑल दो ये सारी चीज़ें आपसे हम शेयर करेंगे। बट लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक के आज के पूरे 2 घंटे के रन डाउन में क्रिकेट की तो बात हम करेंगे, लेकिन उसके अलावा किन किन चीज़ों को एड्रेस करेंगे इसको आज के प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। ऑब्वियसली हमारा एडिटोरियल, हमारी पॉलिसी ऑफ द चैनल, उसको आज तो पॉलिसी पूरे मुल्क की एक ही है और वो ये है कि हमने क्रिकेट की और क्रिकेट के बुखार की और क्रिकेट की तैयारियों की बात करनी है। तो पूरी टीम को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, इवन दो कि नेपाल की टीम को भी बेस्ट ऑफ लक। तो इसको आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ेंगे। रन डाउन में हमारा डेली डोज होता है जो कि हमारा आपका और हरमीत पाजी का फेवरेट सेगमेंट होता है। तो उसमें अच्छी और अनोखी और मुनफरिद रिकॉर्डेड खबरें जो है वो हम लेकर आएंगे और इसे हम कहते हैं डेली डोज। उसके बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, आपको पॉलिटिकल सिनेरियोज में बताएंगे। कल हम अगर देखें एक्स प्राइम मिनिस्टर और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को उनकी सजा तो मुअत्तल होगी लेकिन रिहाई नहीं मिल
सकी। इस हवाले से डिटेल में आज के प्रोग्राम में हम अपने पॉलिटिकल सिनेरियोस को डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, एशिया कप को तो हमने डिटेल में डिस्कस करना ही है, लेकिन उसके अलावा एक और ऐसी खबर जो कि बड़ी इमोशनल भी थी और कल सोशल मीडिया पे काफ़ी उसका चर्चा भी रहा। 50 साल बाद एक ईरानी शहरी जो है उसको वतन वापस जाने की ये नवीद जब सुनाई गई तो बड़े इमोशनल वो मोमेंट्स थे। और ये कोशिश जो है 50 साल बाद कैसे मुमकिन हुई, किसने ये कोशिश की और किसके कौन समाजी कारकुनान और कौन माहिर कानून इसमें इन्वॉल्व थे, ये पूरी स्टोरी जो है हम स्केच करेंगे अपने गुड मॉर्निंग पब्लिक में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हरमीत पाजी सवात से हैं और ऑब्वियसली सवात से हरमीत पाजी के अलावा एक ऐसी पर्सनैलिटी भी है जो अच्छी रिपोर्ट्स बनाकर हमें हमेशा गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए देती है और वो है अब्दुल समद। तो एक ज़बरदस्त रिपोर्ट उन्होंने सवात के हवाले से बनाई गया, वो किस वादी के हवाले से है, वहाँ की क्या स्पेशलिटी है, इस हवाले से हमने प्रोग्राम में एक पैकेज भी शामिल करना है जो कि हमारे प्रोग्राम के रन डाउन का हिस्सा होगा। सो वी आर डन विद टॉप स्टोरीज फॉर टुडे। हमने एक अब यहाँ पर अगर हम बात करें एडिटोरियल की तो हरमीत हमने कुछ फुटेज है जो दिखानी है अपनी पब्लिक को, और वो नेपाली जो क्रिकेटर्स हैं वो जब सोन हलवा खाकर दाद दे रहे थे और कितने मज़े ले लेके खा रहे थे, तो वो वीडियो ज़रा आप मुलाहिजा करें और फिर हम भी इस पर थोड़ा सा तबसरा करते हैं। ऑल दो वैसे तो अगर लाहौर की हम बात करें तो लाहौर में भी आपको पता है मैचेस हैं, और अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें तो हम मेहमान नवाज कौम तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हर एक शहर की अपनी एक स्पेशल चीज़ है जो कि मशहूर है। लाहौर के अगर खाबे मशहूर हैं, कराची के अगर हलीम और बिरयानी मशहूर है, इस्लामाबाद का वैसे क्या मशहूर है आप बता दें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें। मुल्तान का सोहन हलवा हम नहीं भूल सकते, तो वो सोहन हलवा मुझे याद है कराची से जब मैं आया करता था और उस वक्त जो है DI खान में पड़ाव होता था, और DI खान में भी आपको बड़ा मज़े का DG खान जो है वहाँ पे वहाँ पे आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सोहन हलवा जो है वो मिल जाता था अड्डे पे। और एक डिमांड भी होती थी जब कराची से आप आते थे तो भैया गांव से बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे रिश्तेदार आसपास पड़ोस के, भैया हरमीत साहब आप आते हैं तो भाई आपने ज़रूर हमारे लिए सोहन हलवा लेके। लेकिन अब मुल्तान में हम देख रहे हैं तो भाई मुल्तान में तो ये काफ़ी वहाँ पे बनते और मशहूर भी ज़्यादा है। और अब आप देखें कि वहाँ का टेस्ट, और वो उस टेस्ट को भाई छक रहे हैं उस सोहन हलवे को और वाह वाह भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आपने तो फरमाया कि हर शहर की, हर गांव की, हर देहात की अपनी एक सौगात होती है खाने पीने के हवाले से, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। लेकिन मुल्तान खासी गर्मी के साथ साथ सोहन हलवे के साथ, और फिर आम जो मेरा और आपका फेवरेट है, मशहूर है। लेकिन चले जी, आम का सीज़न तो अब जाने ही वाला है। लेकिन हम अगर बात करें आज के मेहमानों की तो वो मेहमान हैं पाकिस्तान के, और बड़ी खुशनुदी से हम उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं और उनकी मेहमान नवाजी भी कर रहे हैं। और आज के मैच को लेकर हम सब बहुत एक्साइटेड है। इसको पूरे प्रोग्राम में हमने डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन ब्रेक के बाद अब शामिल करेंगे डेली डोज। उसके लिए क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहे प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो गाइस, होपफुली कि आपने आज तो अपना दिन बड़ी बाखूबी से शुरू किया होगा, बिकॉज आज की एक्साइटमेंट जो है वो रोज़ाना की एक्साइटमेंट से थोड़ी सी डिफरेंट है। एक तो मैच की एक्साइटमेंट हमें, दूसरा एक और एक्साइटमेंट जो कि हमारे प्रोग्राम की होती है वो होती है डेली डोज। सो लेट्स टॉक अबाउट गुड मॉर्निंग पब्लिक का डेली डोज। आज का डोज जो है वो दिमागी डोज है, बिकॉज ये बड़ी हैरानकुन खबर थी कल जब मैंने सोशल मीडिया पर इसको रिसीव किया। ऑब्वियसली दुनिया में पहली दफ़ा ऐसा हुआ, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। दूसरा ये कि आप सोचें कि आजकल एक बीमारी है जिसके बारे में बहुत चर्चा की जा रही थी कि कराची में जो स्विमिंग पूल है या ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में ज़्यादा देखा जाता है कि पानी ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है, लोग नहाने के लिए, एंजॉय करने के लिए पूल्स का और वाटर पार्क्स का जो है वो रुख करते हैं। बट ऑल दो इस बीमारी को हमने देखा कि वो बीमारी ये थी कि कुछ ऐसे जरासीम जो कि आपके दिमाग को खाना शुरू हो जाते हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो हम वायरस की बात कर रहे थे। अभी जिस खबर को मैं आपको देने लगी हूँ, एक ऐसा कीड़ा जो पहली दफ़ा इस पूरी दुनिया में इंसान के दिमाग में पाया गया है। एंड गेस व्हाट कि वो कीड़ा जिंदा है। 8 सेंटीमीटर हरमीत, मतलब अगर आप इमेजिन कर ले, जस्ट इमेजिन कि वो 1 सेंटीमीटर का राउंड वर्म इस कहते हैं, और ये इंसानी दिमाग में और फिर जिंदा हो। जनाब 65 ईयर्स की हरमीत ये खातून है जिसके दिमाग में ये जिंदा राउंड वर्म जो है वो पाया गया है। अब तहकीक करके पहले तो डॉक्टर्स दंग रह गए, उनको समझ नहीं आया करना क्या, सर्जरी की, इस वर्म को तो निकाल लिया। लेकिन बाद में जब तहकीक करने की कोशिश की तो इस राउंड वर्म की किस्म जानने की कोशिश की तो पता ये लगा कि एक्चुअली ये खातून जो है वो किसी ऐसे तालाब के पास रहती है जहाँ पर पाइथन सांप जो है उनमें ख़ास तौर पर सिर्फ पाइथन सांप में ही ये राउंड वर्म पाया जाता है। और चूंकि वो सांप उस तालाब के करीब हो सकते हैं, वहाँ से उनका चूँकि ये जिंदा उसके दिमाग में पाया गया है, तो ये कहा जा रहा है, तहकीक अभी तक ये कह रही है कि हो सकता है उस सांप के थ्रू घास पर
और उस घास के थ्रू इस खातून के अंदर दिमाग में ये राउंड वर्म गया हो और परवरिश पा रहा हो। बट ऑल दो ये बहुत हैरान कुन है और डॉक्टर्स भी हैरान रह गए इस बात पे, बिकॉज ये दुनिया में पहली दफ़ा आपने देखा होगा कि अगर हम देखें आपको आपने देखा बहुत सारे लोग शिकायत करके आते हैं, और हम मुझे याद है कि हमारे क्लिनिक पे बहुत सारे लोग ऐसे शिकायत करके आते थे जिनके कान में कई कीड़ा चला जाता था, कोई ऐसी चीज़ चली जाती थी जिससे बड़ी तकलीफ होती थी पूरी रात आपको कहीं ना कहीं, और फिर वो जो है बड़ी मुश्किल से उनको निकालना। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगा ले कि कीड़ा आपके दिमाग के में, और वो भी जिंदा सलामत हो, तो यकीन मान इस खातून ने किस तरह ज़िंदगी और किस तरह चीज़ों के साथ ये हर लम्हा जो है बड़ी मुश्किल से गुजरा होगा। लेकिन वाकई में बड़ा हैरान कुन है, और हमने देखा है कि स्विमिंग पूल के हवाले से मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन जो है बाहर ममालिक में होती हैं और उसको फॉलो करना चाहिए। और वाकई में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं, खासकर हम यहाँ के स्विमिंग पूल की बात करें तो साफ़ सुथराई के हवाले से बहुत चीज़ों का ख्याल रखना होता है, लेकिन नहाने का जो अमल है, आपको याद होगा इस पर हमने एक स्टोरी भी की थी। हमारे इलाके ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ से जो चश्मे फूटते हैं वहाँ पर भी इस किस्म की चीज़ें पाई जाती है। अगर आप वो पानी पी लें तो फिर कहीं ना कहीं नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, और उसकी जो तकलीफ होती है वो बड़ी ख़तरनाक होती है। तो वाकई में एक ख़तरनाक अमल है जिससे खातून गुजरी है, लेकिन खबर भी बड़ी मुख्तलिफ है। अच्छा, दिमाग उन ख़वातीन में से हो सकता है, उन ख़वातीन का जिनको नॉर्मली हम आम तौर पर मुहावरतन कहते हैं इसके दिमाग में कोई कीड़ा है, लेकिन ये तो सिर्फ मुहावरा है ना। इस खातून ने इस मुहावरे को ऐसा सच साबित किया, एक तो कीड़ा और वो भी ऊपर से जिंदा कीड़ा। लेकिन एक दफ़ा जो साइंसदान भी हैं और जो डॉक्टर्स भी हैं वो दंग रह गए, उन्होंने तहकीक करने की कोशिश की तो किसी पॉइंट पर जब नहीं पहुँच सके तो राउंड वर्म के जो स्पेशल डॉक्टर्स हैं फिर उनको ये पहुँचाया गया कि जनाब आप इस पर तहकीक करें, आपको नतीजा हमें निकाल के दें। अच्छा, अब इस पर मज़ीद तहकीक भी जारी है कि पहले अगर इस खातून की हिस्ट्री की बात करें तो हरमीत मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक दिमाग का कोई इसको मर्ज़ ऐसा नहीं था। हैज़ा हुआ, एक दफ़ा पेट और मैदे का मर्ज़ हुआ, अस्पताल आई, वापस चली गई, घर चली गई, ऑल दैट, मतलब नॉर्मल लाइफ थी। लेकिन ये जिंदा कीड़े ने एक दफ़ा जो है ना नई नई बीमारियां, हरमीत वही बात जो हमारे बड़े कहते होते थे ना कि मतलब जैसे जैसे वक्त साथ साथ गुजरेगा और ऐसी ऐसी बीमारियां सामने आएंगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे। तो जनाब बिल्कुल ठीक है, आपको एहतियात करनी चाहिए आपको इस लिहाज से कि अगर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ये सारी प्रिकॉशंस जो हैं वो घर पर भी करें, और अगर आपका काम है तो काम पर भी करें। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर बड़ी ड्रामेटिक और हरमीत बड़ी फिल्मी सी है अगली खबर, और वो ये है कि आपने फिल्मों में तो सुना होगा, ड्रामों में भी सुना होगा कि अक्सर औकात ऐसा फिल्माया जाता है बहुत सारी फिल्मों में कि एक बच्चा जो है वो पैदा होता है, लेकिन पैदाइश के वक्त उस बच्चे को अगवा कर लिया जाता है और किसी और बेऔलाद वालिदैन जो होते हैं उनको दे दिया जाता है। लेकिन पैदाइश के दिन चोरी होने वाला एक बच्चा जिसको 40 और 2 42 साल गुजर गए, लेकिन 42 साल बाद वो अपनी माँ को मिला, और किसकी तगदो की वजह से, अपनी ख्वाहिश, अपनी कोशिश और अपनी तगदो की वजह से। लेकिन आप सोचिए 40-42 साल उसने गुजारे अपने माँ के बगैर। अगर ये मैं ड्रामा थोड़ा सा आपको स्केच करके बताऊँ तो ऑब्वियसली अस्पताल के 2 ऐसे वर्कर्स जो इस हवाले से पहले पकड़े भी गए हैं काफ़ी के बच्चे चोरी करके, उन वालिदैन को देते हैं जो वालिदैन बेऔलाद होते हैं। तो 40 साल जब गुजरे तो 40 साल पहले उस खातून को कहा गया कि आपका बच्चा जो है वो मुर्दा पैदा हुआ है, और उनको वापस घर भेज दिया और बच्चे को हमने जो है उसकी तदफीन कर दी है। लेकिन ये जो 40 साल बाद इस बंदे ने तगोदो की है, 40 साल का होने के बाद एक NGO के थ्रू, NGO को भी क्रेडिट जाना चाहिए, NGO के थ्रू उन्होंने पूरी हिस्ट्री निकाली, मेडिकल हिस्ट्री, और फिर DNA का कमाल, साइंस का कमाल, DNA मैच करने के बाद 40-42 साल बाद ये बच्चा जो है, अब बच्चा तो नहीं खैर अब तो पूरा आदमी बन गया, और ये जाके अपने वालिदैन को मिला, और माँ से जब मिला तो वो जज्बाती मनाजिर भी हम आपसे स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल सुहाब ने तो फरमाया कि बहुत सारी चीज़ें फिल्मों में जो हमने देखी और वाकई में कहीं ना कहीं फिल्म जो है अक्कासी करती इस माशरे की। और माजी में 80s 90s में जो 80s में जो फिल्में आई हैं, 70s में, तो उसमें हमेशा हम देखा करते थे कि भैया कुंभ के मेले में बच्चा बिछड़ गया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमारे पास जो कॉरिडोर है करतारपुर दरबार साहब की मैं अगर बात करूँ, ऐसी ऐसी स्टोरियाँ वहाँ से आई हैं कि दिल दहला देने वाली, कहीं ना कहीं जज्बाती मनाजिर, और वो रक़्त-ए-आमेज़ मनाजिर जो है वो हमने उन खानदानों के देखें। कई एक भाई जो है उस बॉर्डर के था, जब पार्टीशन के दरमियान कई बहन यहाँ पे रह गई, वो मुसलमान हुई तो भाई वहाँ पे सिख है, दोनों का मिलाप होता है, बच्चे मिलते हैं। तो वाकई में ये जो मनाजर हैं बड़े जज्बाती भी होते हैं। लेकिन साथ साथ अगर आप ये देखें, स्टोरी को देखें, इस कंपेयर करें तो वाकई में 42 साल का टाइम। लेकिन आप ये अंदाजा लगा लें कि हमारे बहुत सारे अस्पताल में बहुत सारी नर्सेज, बहुत सारी माफिया डॉक्टर जो हैं वो शामिल है इसके खिलौने काम में। बच्चों को जिस तरीके से अगवा का जो सिलसिला, इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पे आती रहती हैं, और फिर इसी तरह माँ बाप तड़पते रहते हैं सारी उम्र अपने बच्चे की तलाश में।
बिल्कुल ठीक, लेकिन ये स्टोरीज जो है सिर्फ ड्रामाज मूवीज़ में आप नहीं देखते, बल्कि रियलिस्टिक अप्रोच भी रखती हैं। बिकॉज अगर आप फिल्मों ड्रामों की बात करें तो हकीकत पर मबनी स्टोरीज जो होती हैं उन्हीं को फिल्माया जाता है। तो ये एक रियल स्टोरी है जो कि हम आपसे शेयर कर रहे हैं। खैर, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो हमने आपको देनी है वो ये कि आजकल जानवर इतने समझदार हो गए कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे डेली डोज में एक डोज ऐसा ज़रूर होता है जिसमें हम ये बताते हैं, ये कोई ऐसी एंट्री हम आपको ज़रूर देते हैं जिससे पता लगता है कि कितने ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हैं, खासतौर पर पेट्स जो हैं। अच्छा, ये कुत्ते ने लड़की को अगवा होने से बचा लिया। अब कैसे बचाया? अब ये लड़की जा रही है, अब साथ वाली गाड़ी जो है वो सस्पिशियस है, अब वो वहाँ से गुजर रही है। अब उसने लड़की को अगवा करना है या उस पर हमला करना है या चोरी करनी है या वारदात करनी है, व्हाट्सएवर। लेकिन जब गाड़ी गुजरती है और ये सारा मंजर पीछे खड़ा एक कुत्ता देख रहा होता है तो वो एकदम आता है, शोर मचाना शुरू कर देता है, लड़की को प्रोटेक्ट करता है और फिर उसके बाद हमला कर देता है गाड़ी पर। गाड़ी वाला गाड़ी से उतरने की कोशिश भी करता है, लेकिन जनाब उसने क्या प्रोटेक्ट किया उस लड़की को। और जनाब ये भी ऑब्वियसली किसी का पेट है, तो पेट को ट्रेन करना आपके अब फायदे में है। रख ले कोई ना कोई पेट, में तो आपको कहती हूँ। तो ये स्टोरी वैसे बहुत सारे जानवर की अगर हम बात करें, खासकर कुत्तों के हवाले से, तो भाई इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने मालिक का कुछ ज्यादा वफादार होता है। और वफादारी अगर आप अंदाजा लगा लें, बहुत सारी चीजें हमने देखी है। चाहे आप आराम से रात को सोते हैं तो गेट पे कहीं ना कहीं वो घूमता फिरता पूरी रात नजर आएगा। और इसी तरह अगर आप कहीं भी जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो वाकई में वो आपके इंतजार में वो कहीं ना कहीं आपको रुस्खत करके ही आएगा। मुझे इसलिए याद आ रहा है कि मेरे छोटे भाई ने पाला था, और जब हम पंजा साहब आ जाते थे, यानी हसन अब्दाल की तरफ जब मेला लगता था गुरुद्वारा साहब में, तो हम जब आते थे तो पूरी फैमिली जब बैठती थी गाड़ी में, वहां से तकरीबन 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तो वो रोता रोता हमारे पीछे आता था और फिर मायूस होकर वापस लौट जाता। लेकिन जब हम आते हैं विसाखी से, उस विसाखी के मेले से, तो यकीन माने वो एक खुशी होती थी उसके चेहरे पर, वो तासुरात आज भी मुझे याद है। तो बस ये देखिए ना। अच्छा, पेट्स दे आर जस्ट लाइक अ बेबी। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कोई पेट रखते हैं तो आप उसे बच्चों की तरह नहलाते हैं, फुसलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, तो ये पेट बाद में आपके काम भी बहुत आते हैं। और कुत्तों के बारे में तो कहा भी जाता है, देखिए वफादार होते हैं तो आपकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। डू ट्राई एट होम। अच्छा जी, आगे बढ़ती है। अगली खबर हमने आपको देनी है थाईलैंड से। अगली खबर ये है बेसिकली कि माओ का आलमी दिन मनाने का हर बंदे का अपना एक तरीका होता है। हम अपनी मोहब्बत का इज़हार मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं, लेकिन माओ का ये चूँकि आलमी दिन मनाया गया जब थाईलैंड के एक स्कूल में, तो बाप ने खातून के हुलिये में बेटी के स्कूल जाकर उसको दिया सरप्राइज़। और वो सरप्राइज़ ये कि देखिए, जैसे थाईलैंड के चूँकि ऐसे लोग होते हैं कि वो क्यूट ही होते हैं, प्यारे ही होते हैं, जापानीज़ टाइप ना, मतलब होते हैं, उनकी एक अलग ही रंगत और अलग ही फीचर्स होते हैं। अब मुझे लगता है ये बाप जो है वो माई लग रहा है, मतलब वो इतना क्यूट लग रहा है। एक और चीज जो आप भूल गई हैं, सबसे बड़ा मसला क्या है, खवातीन के रूप धारण करना कोई मुश्किल इसलिए नहीं होता कि हमारी तरह उनकी बियर्ड नहीं होती है, उसी तरह हमारी जो फिजिक है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कहीं ना कहीं उनकी फिजिक जो है वो खवातीन के साथ ज्यादा मिलती है। लेकिन आप देखें, वाकई में ये जो है ना, पुराने मोहल्ले की माई लग रही है। लेकिन ये सरप्राइज है, सरप्राइज आप डिफरेंट तरीके से दें और फिर आप जाएं तो बच्चों की जो एक्साइटमेंट है आप वीडियो में भी देख सकते हो। रिश्ता बड़ा अजीज है, माँ का जो रिश्ता है बड़ा अजीम है। और बहुत सारे लोग जो जिनकी माएँ हयात होती है वो कदर उनके पास नहीं होती, लेकिन जाने के बाद हमारी तरह हर लम्हा, हर घंटा, हर दिन जो है बड़े मुश्किल से, अगर खुशी का लम्हा आता है या दुख का आता है तो हम सोचते किसके साथ शेयर करें। एक माँ होती है जिसके साथ आप बहुत सारी चीजें जाके उनकी गोद में सर रख के आप अपने दुख, अपनी खुशियां, वो लम्हात, वो सारी चीजें शेयर करके आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में खुशनसीब है वो लोग जिनकी माएँ हयात हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये आपने बड़ी इमोशनल से बड़ी खूबसूरत सी बात की है। और आज सुबह का ये मुझे लगता है कि अब तक के प्रोग्राम में ये बेस्ट नोट था कि यार अगर आप इस चीज़ को आज रियलाइज़ कर लें सुबह उठ के कि आप कुछ ना करें, जाएं और जाके अपनी माँ का चेहरा देख लें, तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत आपके घर में मौजूद है। वो इंसान आपके घर में मौजूद है जो कि आपकी हिफाजत कर सकता है, आपके लिए दुआ कर सकता है, आपका खैर खा है, और इससे ज़्यादा प्यार दुनिया में आपको कोई नहीं करता। तो आज ये आपने कोशिश ज़रूर करनी है और इसका शुक्र अदा करना है अल्लाह ताला से। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी खबर हमने आपको देनी है। अब कल को ये ना कहना शुरू कर देना कि सोहा और हरमीत पाजी ने अपने गुड मॉर्निंग पब्लिक में ये कहा था कि पेट्स रखा करें। तो भाई पेट रखने हैं, कुत्ते रख लें, बिल्ली रख लें, अब ये शेर रखने की क्या ज़रूरत है। खैर अनोखे मनोखे शेर है, आई मीन ये लोगों के शौक है, जिसे वाइल्ड लाइफ हुकाम ने अब रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल तो कर दिया है, लेकिन ये शेर किसी का पेट था। शाहरा फैसल मेन रोड है और आप देखिए एक मसरूफ़ तरीन शाहरा जिसे कहते हैं। तो कल ये मनाजिर हमें देखने में आए, कराची के मनाजिर है, और ये शहर कायद में ये शेर दंदनाता फिर रहा, समझ रहा था कि यही मेरा घर बार है और ये जो इर्द गिर्द मेरे लोग हैं ये मेरे दोस्त यार हैं। लेकिन जो दोस्त यार हैं उनको तो बहुत डर लग रहा था इससे।
अब उन्होंने क्या किया, फिर उसको महकमे वाइल्ड लाइफ ने पकड़ा और पहुंचा दिया महफूज मकाम पे हरमीत। लेकिन करना नहीं चाहिए, ऐसे पेट नहीं रखना। यकीन माने मैं खुद भी वॉक कर रहा था और वॉक करते करते ना मुझे ना किसी ने कहा कि शेर आया, शेर, और कराची में आ गया। तो मैं खुद हैरान था कि हम तो अक्टूबर का इंतजार कर रहे थे, अचानक गली और शारा फिर कराची का इंतखाब करना। लेकिन वो बाद में पता चला वाकई शेर था, वो मतलब रियल वाला शेर था। तो फिर यकीन माने हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं अगर बात करूं, बड़े बड़े शोज हमें रुकवाने पड़े और एक शेर के पीछे हम इधर उधर करते रहे। यानी आप अंदाजा लगा लें हमारी तरजीहात का। सो बहरहाल ये ख्याल रखना चाहिए। और ये अभी भी अंदाजा लगा लें, आपको याद है माजी में डीएचए में एक शेर निकला था और जिसने कई लोगों को जख्मी भी कर दिया था। लेकिन फिर आपको पता है कि मालूम है कि उन लोगों के सामने, उन साहब लोगों के सामने हम बेबस हैं। शेर जंगल का बादशाह है, वो जंगल में ही अच्छा लगता है। बिला वजह के शौक पाल के खुद भी परेशान ना हो और अपने इर्द गिर्द अपने से मुंसलिक लोगों को भी परेशान मत करें। अगर पेट रखने का इतना ही शौक है तो वो पेट रखें जिसमें आप ताकत का मुजाहरा ना करें। तो बिला वजह पैसे भी खर्चने की जरूरत नहीं। अब ये वैसे नुकसान तो कोई नहीं पहुंचा, जो कि अच्छी बात है, लेकिन नुकसान पहुंच सकता था जिसको महकमा वाइल्ड लाइफ ने जो है वो कंट्रोल किया है। सो ख्याल करें, बस यही हम आपसे कह सकते हैं। खैर, हमने एक ब्रेक लेनी है। वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। एक क्विक सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो अगर हम पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की बात करें तो एक ऐसी सिचुएशन जो कि हमें पाकिस्तान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के मुस्तकबिल को तशवीश में डाले हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लाहौर में फिलहाल डेरे डाले हुए हैं, लेकिन अगर नून लीग की बात करें तो वो लंदन में मौजूद है। लेकिन इसके अलावा अगर ओवरऑल हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनका मुस्तकबिल तारीखी नजर आता है। इस हवाले से कल की अगर हम मोस्ट अपडेटेड खबर आपको दें, जो कि अब कल सारा दिन सोशल मीडिया पर खासतौर पर अगर हम बात करें तो एक कैंपेन जो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चलाई जाती है, कल भी चलाएगी कि कल सजा तो मुअत्तल होगी तोशाखाना में, लेकिन रिहाई नहीं मिल सकी। साइफर ऐसा लगता था कि अगला केस बिल्कुल बैकअप पे तैयार था। कल इस सारी सिचुएशन पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, कल के केस के हवाले से आप क्या कहेंगे? इट सीम्स टू बी लाइक कि बैकअप पे चीज़ें पहले ही तैयार थी कि अगर हम मुअत्तल करते हैं, फॉर एग्जांपल ये किया जाता है केस तोशाखाना का, तो साइफर में और फौरी तौर पर गिरफ्तारी दे देना और बैकअप उसको तैयार रखना। आप इस सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं? सोहा 12 के करीब ऐसे केसेस हैं साबिक वज़ीर आज़म के। नहीं, तैयार तो अगर बहुत ज्यादा है, लेकिन 12 ऐसे केसेस हैं कि जिन केसेस में उनकी जमानत मंसूख हो चुकी, ठीक, जो कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और लाहौर की खुसूसी अदालत से। ठीक, बैकअप प्लान ये था कि जैसे ही उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलेगी या उनकी सजा मुअत्तल होगी तो उन 12 केसेस में उनकी, अच्छा सिर्फ उनकी जमानत कैंसिल नहीं हुई, उसमें उनकी गिरफ्तारी भी डाल दी गई थी। गिरफ्तारी जब डल जाए तो फिर आप फिजिकल रिमांड ले लेते हैं। लेकिन कल जो स्ट्रेटेजी सामने आई थी, ये स्ट्रेटेजी गैर मुतवक्किल थी। ये यहाँ इस्लामाबाद में हम में से कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था कि इमरान खान को डिटेन रखने के लिए, कस्टडी में रखने के लिए उनको, देखिए ना, पहले तो फिजिकल रिमांड लिया जाना था। जी जी। साइफर केस में जिसमें उनका जुडिशियल रिमांड हुआ, उसमें पहले फिजिकल रिमांड मिलना था। बिल्कुल ठीक। उस फिजिकल रिमांड के बाद उनका जुडिशियल रिमांड मिलना था। लेकिन जज साहब ने डायरेक्ट उनका जुडिशियल रिमांड कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको जुडिशियल कस्टडी में रखना मकसूद था। तो ये जो कल की स्ट्रेटेजी थी, ये वो बाएं की दिखा के दाएं मारी गई, ये बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी थी। ट्रू जी हरमीत। अच्छा सर, एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं, खासकर इलेक्शन के हवाले से अगर देखा जाए तो नून लीग तो कहीं ना कहीं खामोश हमें नजर आती है। पीपल्स पार्टी, कल जो आपने देखा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इलेक्शन कमीशन के सामने, पहले जाते हुए उनका मौक़िफ़ कुछ और था, फिर वापसी पर कुछ मौक़िफ़ और था। क्या आपको लगता है कि सर अब पीपल्स पार्टी भी पीछे हटने वाली, कुछ खबरें ये भी गर्दिश करी कि उनको भी कोई फाइलें दिखाई गई हैं सर? जी, पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के बारे में कराची से ये इतलात आ रही हैं कि वो फ्लाई करना चाहते थे लेकिन उनको फ्लाई नहीं करने दिया गया। एक बहुत अहम शख्सियत भी हैं, वो सूबाई वजीर थे और पार्टी के बहुत अहम फेस हैं सिंध से, उनको फ्लाई करना था, उन्हें भी नहीं फ्लाई करने दिया गया। इसके अलावा मुकेश चावला हैं, उनको स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। उनके साथ कुछ 60 के करीब ऐसे सरकारी अफसरान हैं जिनके बारे में शायद है कि वो पीपल्स पार्टी के करीब हैं या किसी केस में हो सकते हैं, उनको भी स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है। इसी वजह से पीपल्स पार्टी, अगर आपको याद हो तो आज से 3 दिन पहले जो इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद इन्होंने 90 दिन में इलेक्शन मांगना भी शुरू कर दिया। इन्होंने मर्दमशुमारी, जो अपने हाथ से, अपनी कलम से जो इन्होंने मर्दमशुमारी पर दस्तखत किए थे, उसको भी इन्होंने कहा कि हम उसको नहीं मानते। जहां तक PMLN का ताल्लुक है तो वो अभी भी गू मगू की कैफियत में है। कल एक फेडरल मिनिस्टर थे
शहबाज शरीफ साहब के, उनसे मेरी बात हुई तो वो अगले महीने सितंबर के वस्त में लंदन जा रहे हैं। और अच्छा। जब मैंने तो सवाल किया कि ये तो इलेक्शन का माहौल है, आप सितंबर में अगर बरतानिया जाएंगे तो अगले 1.5-2 महीने के बाद इलेक्शन होगा, तो आप कैसे कंटेस्ट करेंगे? तो अभी एक फेडरल मिनिस्टर होते हुए एक अहम नून लीग का चेहरा है, वो कहते हैं अभी तो इलेक्शन का कोई दूर दूर तक इम्कान ही नजर नहीं आ रहा। सो ये सारी सियासी जमातें अभी तक इलेक्शन के बारे में कंफ्यूज है। अगर हरमीत जो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, तहरीक इंसाफ की, जमात इस्लामी की, पाकिस्तान बार काउंसिल 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए, अगर सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इलेक्शन करवाने का हुक्म दे देती है तो फिर समझे कि कोई ऐसा डिजाइन या प्लान नहीं है जिस डिजाइन के तहत इलेक्शन को खींचना है या निगरान हुकूमत को मजीद खींचना है 1-1.5 साल तक। लेकिन अगर फैसला नहीं आता तो इसका मतलब है बात की नजर में कुछ ऐसा है। सर, एक और चीज जो हम देख रहे हैं इस वक्त, जितने जिन रहनुमाओं की आप बात कर रहे हैं, हम उनको टेलीविजन की स्क्रीन पर या वैसे जब मिलते हैं तो अब एक मौकिफ अपनाया जा रहा है और सारा मलबा महंगाई के हवाले से जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट पर डाला जा रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि नून लीग ने खास तौर पर केयरटेकर को ऑन किया। हालांकि हम सबको पता है कि नाम कहां से टपक के आ गया वजीर आजम साहब का, जो अभी का है। सर, क्या लगता है इसी को बयानिया बनाकर अवाम में मकबूल कर पाएगी नून लीग? कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहब मैदान में आ रही है। नहीं, देखें, लोग अब इतने अहमक नहीं है, बाशऊर हो गई हमारी आवाम। लोगों के चेहरे पर आप अगर लिख भी देना कि तुम स्टूपिड हो, तुम उल्लू के पट्टे हो, लोग नहीं मानेंगे। माथे पर भी लिखते ना अगर आप अवाम के, लोग नहीं मानेंगे। 50, सुनिएगा जरा गौर से, 50 से 80% बिजली पीडीएम महंगी करके गई। बिल्कुल 50 से 80%। तो गालियां काकड़ को किस बात की पड़ेगी भाई? गालियां तो आपको पड़नी चाहिए। 150 रुपए पर पेट्रोल था, 290 पर छोड़कर गए आप। गालियां काकड़ को पड़नी चाहिए, ये गालियां आपको पड़नी चाहिए। 178 रुपए पर मार्च 2022 पे डॉलर था, आप उसको 300 रुपए पर छोड़कर गए। गालियां आपको पड़नी चाहिए, ये काकड़ को पड़नी चाहिए, जिसके 16 महीने की हुकूमत हो और जिसके जो पाकिस्तान की मुक्तदरा के दाएं तरफ खड़ा हुआ हो, उसको पूरी तरह से सपोर्ट मिल रही हो हर तरफ से। मीडिया भी उसके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा था। वो कह के नहीं कसूरवार मैं नहीं, कसूरवार काकड़ है। तो लोगों को आप इस तरह बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। अच्छा। कल इस्लामाबाद में डॉलर ओपन मार्केट में 325 रुपए पर ट्रेड हुआ, 325 रुपए। और ये एक दिन 500 रुपए का भी होगा और हम इसी तरह से बता रहे होंगे डॉलर 500 रुपए का हो गया और हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा चलिए, हाल हम तो चले अमीर अब्बास साहब, हम हेल्पलेस हैं। हम चले बीइंग अ सहाफ़ी, बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्क्रीन, हमने ये कहना है कि चलिए डॉलर इतना महंगा हो गया, प्राइस फिर बढ़ गई, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो गई, ब्ला 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 एंड ऑल दैट। लेकिन अगर आपने आवाम के बाशऊर होने की बात की है, अब हमारे पास चॉइसेस क्या हैं? अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियोज में देखें, नैरेटिव बिल्ड करने की, लेटर और सूनर इलेक्शंस तो होने हैं। चले, अब ये प्रीटी श्योर अबाउट इट कि हमने इलेक्शन डिले करने हैं। इलेक्शन कब होने हैं सियासी जमातें इस हवाले से कंफ्यूज है, लेकिन डिले करना है इसमें दे आर प्रीटी श्योर। नैरेटिव बिल्ड करना भी तो एक साइड पे जरूरी है। अब इनके पास क्या नैरेटिव है? महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, 16 माह को इन्होंने क्या किया हमने देखा। उसके बाद अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या नैरेटिव बिल्ड करके अवाम को कन्विंस कर सकेंगे कि भी आपने इनको वोट कास्ट करना है? या अगर अवाम की बात करें, उनको सिर्फ महंगाई पता है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, वो किस बात पे कन्विंस हो सकते हैं? मतलब अवाम फिर भी आपको पता है गलत चॉइस कर लेती है इतने बाशऊर होने के बावजूद भी। बहरहाल अवाम को भी इन्होंने, आप देखिए ना, एक ऐसे सिस्टम में इन्होंने उनको एक क्लचेस की सूरत में, जिस तरह ऑक्टोपस होता है ना, ऑक्टोपस घुमा दिया सर, घुमा दिया। उसकी 8 टांगे होती हैं, इसीलिए उसको ऑक्टोपस कहते हैं। ऑक्टो मींस 8, उसकी 8 टांगे होती हैं। तो ऑक्टोपस की तरह से सिस्टम ने आपको जकड़ लिया। और ये ऑक्टोपस किन्होंने बनाया था? ये इसी सिस्टम में इन्हीं जमातों ने जो 40-50 साल से इक़्तिदार में आती रही। तो आदमी, आप अगर अवाम उसमें से निकलना भी चाहे उस ऑक्टोपस को, तो वो इतना जोर से उनको काबू करके रखता है लोगों को कि वो लोग निकल नहीं पाते। अब नैरेटिव की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, नून लीग का नैरेटिव मैं आपको बता दूं। नून लीग के नैरेटिव में कुछ चीजों पर काम हो रहा है। एक तो ये कि वो इमरान खान पर और अदलिया पर तनकीद करेंगे। वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। साकिब निसार पर बात करेंगे, वो खोसा साहब पर बात करेंगे, वो उमर अता बंदियाल साहब पर बात करेंगे। अभी जरा आप उमर अता बंदियाल साहब को जाने तो दे 16 सितंबर के बाद। यस। इनके साथ वो करने क्या जा रहे हैं?
इन्होंने तो हाजिर Exactly, सर sir. में सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तस्वीरें लगा लगा कर भिगो के उनको जूते मारना शुरू कर दिए थे, तो ये तो अभी साहब रिटायर होने जा रहे हैं। दूसरा, हमारी इतलात है कि एक डॉक्यूमेंट्री इस तरह की बनाई जा रही है, जिस डॉक्यूमेंट्री में शरीफ खानदान के साथ जो अदालतों में केसेस चले, जो उनके साथ ज्यादतियां हुई, बकौल उनके साथ नाइंसाफियां हुई, उस डॉक्यूमेंट्री को लोगों के सामने रखा जाएगा। अच्छा सर, एक और चीज जो हम देख रहे हैं, जिस तरह कहा जा रहा है, एक तो केयरटेकर सेटअप के हवाले से कहा जा रहा है कि ये लॉन्ग टर्म तक रहेगा। दूसरी जानिब हमने देखा कि हर वजीर आजम यानी शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं, जिन्होंने हर क्रेडिट जो है बारकों का क्रेडिट भी चीफ साहब को दिया। अब बहुत सारी बातें ये की जा रही है कि बैकडोर पे बहुत सारे मामला हमारी स्टैब्लिशमेंट भी करी मुल्क को सुधारने के लिए, लेकिन ऐसे में ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है, एक बहुत बड़े लीडर को आपने जेल में डाल दिया, दूसरों के हवाले से फाइलें खोल रही हैं, आपने भी इंकिशाफ कर दिया कि बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो क्या मुल्क चल पाएगा सर इस सिस्टम को इस तरह डीरेल करके? हरमीत, एक बात याद रखिएगा, एस्टैब्लिशमेंट बहरहाल उसको पाकिस्तान की सलामती का कंसर्न है, उसको भी पाकिस्तान की मैशत का कंसर्न है, और एस्टैब्लिशमेंट जानती है कि पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है। एस्टैब्लिशमेंट इनको लायबिलिटी के तौर पर तो नहीं पालेगी ना। एस्टैब्लिशमेंट का क्या रिश्ता है नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ? आपस में कोई रिश्तेदारियां इनकी? ऊपर से जाके कोई इनकी पेडिग्री सेम हो जाती है? ये तो एक लायबिलिटी है उनके लिए। बल्कि ये जो पूरा 1.5 साल का जिसमें एक नाखुशगवार किस्म की सियासी रिफ्ट पैदा हो गई अवाम में, एस्टैब्लिशमेंट में, एक पूरा एक माहौल बना, उसमें उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि जब लोगों को लगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जैसी जमातों के साथ पाकिस्तान की मुक्तदरा खड़ी हो गई है, तो इस चीज ने लोगों को मजीद इस सियासी, अब मुझे बड़ा सोच के लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इस सियासी माहौल में कैटलिस्ट वाला काम अदा किया। तो कभी भी किसी निकम्मे या नालायक आदमी को एस्टैब्लिशमेंट या किसी जो एक बैगेज होगा पाकिस्तान की सियासत का, उस बैगेज को वो नहीं उठाना चाहेंगे। उस वक्त उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खत्म होना था, तो उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था, पार्लियामेंट के अंदर से चेंज लाना था आपको, और पार्लियामेंट के अंदर से चेंज लाने के लिए आपके पास यही चंद चेहरे थे और जमातें थी। एक तो पीटीआई के इत्तेहादी थे, उनको तोड़ना था ताकि सिंपल मेजोरिटी क्लेम की जा सके। दूसरा, नून लीग और पीपल्स पार्टी बड़ी जमातें थी, उसके बगैर आप तहरीक इंसाफ को 176 वोट उससे ले नहीं सकते थे, वरना तो वो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जीत सकते थे। तो वो मजबूरी थी। अच्छा मीर अब्बास साहब, इस लास्टली इस चीज़ को एड्रेस कीजिएगा, हम हर चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट आवर सेल्फ टू। हमने सोशल मीडिया को बड़ा एक्सपैंड होते हुए देखा है। हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया टीम की तरह इमर्जिंग पर्सनालिटी के साथ साथ पार्टी के तौर पर भी सामने आई है। हमने देखा जो कैंपेन वहाँ चली है कंपैरेटिवली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी थी और उसका नैरेटिव बिल्ड करने का तरीका भी थोड़ा और था। हम किस ट्रैक पे हैं? अगर इस दफ़ा इलेक्शन होते हैं तो मीडिया को किस ट्रैक पर होना चाहिए? हमें क्या फॉर्मेट रखना चाहिए कि हम भी आवाम को मैनिपुलेट करने की बजाय या सही चीज़ें दिखाने की बजाय हम भी चीज़ों को ज़रा डिफरेंट एंगल से दिखाएं इस दफा? हम जो कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह पिछले 1.5 साल से या उससे पहले, तो आप तवक्को करती हैं कि हम अब इंसान सुधर जाएंगे, हम अब साफी, हम मीडिया ठीक हो जाएगा अगले 3 महीने के लिए? हमारी अपनी हालत तो आप देखते हैं, हम ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म नहीं करते हैं, हमने अपनी पार्टीज पकड़ ली हुई हैं, पूरे चैनल्स पार्टीज के साथ। बिल्कुल ठीक। कोई एनालिटिकल अप्रोच हमारे अंदर नहीं रह गई, पॉलिटिकल कथा, हार्श रियलिटी है ये। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारे अंदर नहीं रहेगी। सर, आपकी इसी बात से मैंने कंक्लूड करना है ये पूरा सेगमेंट के पार्टीज पकड़ने से, ये पता नहीं अब पॉलिसी है ये चैनल्स की या फिर ऑल दो, हमें देखना ये कि मैं इसके बारे में इतनी इस तरह से बात खैर नहीं कर सकती, लेकिन अब थैंक यू सो मच फॉर और एट्रीब्यूट दीज वर्ड्स के हमें भी इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, खुद एहतसाबी का थोड़ा सा अमल हमें भी करना चाहिए जो कि ज़रूरी भी है। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो गाइस, वी आर वेरी एक्साइटेड इन द सेकंड आवर, क्योंकि दूसरे घंटे में हमने जो बात करनी है वो सिर्फ एशिया कप की बात करनी है। बिकॉज अगर आप न्यूज़ देखें, करंट अफेयर का प्रोग्राम देखें या मॉर्निंग शो देखें या सोशल मीडिया निकाल लें, तो कहीं भी कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा माँ सिवाय इस चीज़ के कि एशिया कप को पाकिस्तान इस साल होस्ट करे जा रहा है। सो वी आर गोइंग टू होस्ट एशिया कप 2023, जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन मुल्तान में चूंकि आज पाकिस्तान और नेपाल का पहला एशिया कप का मैच है, नेपाल का पहला मैच है, नेपाल और पाकिस्तान का पहला एशिया कप का मैच है, तो एक्साइटमेंट मुल्तान में तो बहुत ज़्यादा
है ही हरमीत, लेकिन इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है, कराची में भी है, बल्कि पूरा पाकिस्तान इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो ये एक्साइटमेंट जो है उसी के साथ हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट जो मुल्तान में मौजूद है उनको भी पैनल पे लिया है। इसके अलावा हमारे साथ श्वेब जट जो है स्पोर्ट्स एनालिस्ट, वो भी इस पैनल का हिस्सा होंगे। उनसे एनालिसिस लेंगे, आज की थोड़ी क्रिटिक कराएंगे और थोड़ा सा बात करेंगे कि हमारी जो प्लेइंग 11 है वो किस तरह की है और उसमें क्या क्या परफॉर्मेंस किसकी किस तरह से होनी चाहिए आज के मैच को लेकर स्पेसिफिकली। तो इस पर हम आज के प्रोग्राम में इस सेगमेंट में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं शकील खटक की तरफ जो कि कॉरेस्पॉन्डेंट है और राइट इन फ्रंट ऑफ मुल्तान स्टेडियम मौजूद हैं और पीछे की गहमा गहमी तो हम देख रहे हैं और उनकी जो स्माइल है वो भी हमें बता रही है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त लोग एक्साइटेड हैं। शकील, आप बताएं क्या मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं और मुल्तानियंस जो हैं वो कितने एक्साइटेड और क्या क्या तैयारियां हुई हुई हैं? अगर हॉनेस्टली मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो मनाजिर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा बढ़ के मुल्तान वालों का जोश और जज्बा नजर आ रहा है। उसकी रीजन ये है कि 11:30 बजे मुल्तान स्टेडियम के गेट्स ओपन होने हैं, लेकिन यहाँ पर शायकीन क्रिकेट हम देख रहे हैं कि 10:30 से शायकीन क्रिकेट पहुंच चुके हैं। यहाँ पर टीमें भी नहीं पहुंची थी और शायकीन क्रिकेट यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी के बड़े जबरदस्त इंतजाम किए गए क्योंकि मुल्तान का जो स्टेडियम है मेन सिटी से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर के फासले पर है और उसके बावजूद शायकीन क्रिकेट जौक तो यहाँ पर आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायकीन की फैसिलिटीज के लिए स्पेशल शटल सर्विस का भी एहतमाम किया है। हमने इसकी फुटेज भी बनाई है। पर शकील भाई, अगर हम देखें जिस तरह इंतजार है और जो आप फरमा रहे हैं कि 11:30 बजे से पहले लोग पहुंच चुके हैं, टिकटों की भरमार है और कहीं ना कहीं लोग की ख्वाहिश है कि भाई पहले सीट नकल उनको मिल जाए। अब आपसे जानना चाहेंगे सजावट के हवाले से मुल्तान के आसपास के इलाके और खासकर स्टेडियम के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे किस तरह सजावट की गई है और इवेंट में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। नो डाउट ये बहुत बड़ा इवेंट है और मुल्तान में फर्स्ट टाइम मुल्तान की हिस्ट्री में हुआ कि कोई कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट यहाँ पर खेला जा रहा है। इससे पहले पीएसएल के मैचेस हुए हैं, इंटरनेशनल मैचेस किए गए थे, लेकिन मल्टी नेशन टूर्नामेंट मुल्तान में पहली बार हो रहा है। और सबसे जो दूसरी बात है कि मुल्तान में ओपनिंग सेरेमनी पीएसएल की हुई है। आज मुल्तान वालों के डबल मजे हो रहे हैं, एक टिकट के अंदर वो डबल मजे ले रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि ओपनिंग सेरेमनी का भी एहतमाम किया गया है। 2 बजे ओपनिंग सेरेमनी का आगाज होगा जिसमें पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा एमा बेग अपनी आवाज का जादू तो जगाएंगी, लेकिन साथ में नेपाल की गुलकारा भी स्पेशली इनवाइट की गई है यहाँ पर, जो कि ओपनिंग सेरेमनी में अपनी आवाज का जादू जगाने वाली है। त्रिशा गुरांग उनका नाम है और उनकी जो सबसे मजे की चीज है कि वो नेपाली जुबान में तो गाने गाती हैं, साथ साथ वो उर्दू के भी गाने बड़े जबरदस्त तरीके से। अच्छा शकील, ये भी बताएं, चलिए आप वहाँ पर मौजूद हैं तो वहाँ पर ऑब्वियसली अगर श्रीलंका में मैच हो या इंडिया में हो या कहीं भी हो तो कोशिश हमारी होती है कि अगर पाकिस्तानी टीम वहाँ पहुंची है तो हम भी मैच देखने के लिए जाएं। अगर आज के स्टेडियम की बात करें तो क्या नेपालियंस जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं? कुछ लोग आए हैं, ऑब्वियसली उन्होंने पहले टिकट्स भी बुक कराई होंगी और प्लान भी किया होगा कि हम भी चले पाकिस्तान जाके देखते हैं। बिकॉज हमने जो मनाजिर देखे, नेपाली मीडिया को जो हमने देखा है, नेपालियन बहुत एक्साइटेड है। खटमंडू में वहाँ बहुत ज़्यादा तैयारियाँ की गई हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं जो लाहौर में होता है, हर मुल्क में होता है। तो आप वहाँ देख रहे हैं कि नेपालियंस भी आए हैं हमारे क्राउड में? देखिए सो फar हमें कोई नेपालियन क्राउड तो नजर नहीं है, अलबत्ता पाकिस्तानी क्राउड में कुछ ऐसे हैं जो कि नेपाल की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम तो हमारी अपनी टीम है, लेकिन चूंकि नेपाल पहली बार पाकिस्तान आई है, पहली बार पाकिस्तानी मैदानों पर एक्शन में नजर आ रही है, तो जो नेपालियों की कमी है वो यहाँ पर पूरी करने के लिए आए हैं और नेपाल की टीम को भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन 5 मिनट पहले, पाकिस्तान और नेपाल की टीमें भी स्टेडियम में पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद वो प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेंगे क्योंकि शायकीन क्रिकेट का दाखिला अभी अलाउ नहीं किया हुआ शायकीन को अंदर जाने के लिए। सख्त गर्मी है, इस गर्मी के बावजूद भी शायकीन की मैं देख रहा हूँ कि मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर एक लंबी कतारें लगी हुई है। शकील, एक और चीज, हमेशा हम जब देखते हैं इस तरह का बड़ा इवेंट आता है तो जो शायकीन क्रिकेट है, खासकर बच्चे भी बड़े एक्साइटेड होते हैं, फैमिली भी एक्साइटेड होती है कि भैया हमने जाना जरूर है, देखना है, मैच देखना है। तो क्या ऐसे कुछ कंप्लेंट्स वगैरह भी सामने, क्योंकि टिकटों के हवाले से बहुत सारी चीजें जो है वो सामने आती हैं, तो इस पर आपने क्या देखा? यहाँ पर अभी मैं तकरीबन सुबह 9 बजे यहाँ पर पहुंचा होता तो मैं इसीलिए आया था कि आया टिकटों का क्या सीन है, कितने लोगों को टिकट्स मिली हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मुल्तान के स्टेडियम की तमाम टिकटें सोल्ड आउट हो चुकी हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 10 से 15 शायकीन क्रिकेट देखे हैं जो यहाँ पर आए। उन्होंने हमसे भी टिकट का तकाजा किया कि भाई अगर आपके पास टिकट है तो हमें टिकट चाहिए। हमने कहा भाई टिकट तो सोल्ड आउट हो चुके हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमें ब्लैक में लेने को हम तैयार हैं। मतलब ये वो मुल्तान वालों का जज्बा है कि वो कह रहे हैं कि हम ब्लैक में पैसे देने को तैयार हैं। अगर 2000 की टिकट है तो मुझे 5000 की कोई टिकट दिलवा दें। लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्टेडियम हाउस फुल हो चुका हुआ है, शायकीन क्रिकेट ने एडवांस की टिकटें खरीद ली थी। मुल्तान का स्टेडियम आज आपको जैम पैक नजर आएगा जब मैच शुरू होगा। अच्छा शकीला, आपने हमारे साथ ही रहने, अगर मुझे पता होता ना पहले तो मैं आपसे पहले कह रही थी कि कम से कम मेरी और हरमीत की एक टिकट तो बुक करा ही दें, क्योंकि आपके कहने पे तो हो सकता है कोई ना कोई वे आउट निकल आता। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप मीडिया का पार्ट होते हैं तो बहुत क्वीरीज आती हैं, बड़ी रिक्वेस्ट आती है, कोई तुम तो करा सकते हो भाई, मीडिया से वो करा दो, एक टिकट हमें भी ले दो। हमारे ऊपर भी काफी बर्डन है, हमारे ऊपर तो यही तो सेम आपने सवाल किया है। चलिए शकील, हमारे साथ रहने आपने, हमारे साथ जो है वो श्वेब जट भी मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनको भी हम आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। श्वेब, कैसे हैं आप?
बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। की एक्साइटमेंट तो आपने हमारी देख ली, टीवी की फॉर्मेलिटी हमने करनी थी, वहां से कॉरेस्पॉन्डेंट भी लेना था और सारा कुछ सिनेरियो एक बिल्ड करना था, जो कि हम अभी आप हर स्क्रीन पे देख रहे होंगे। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हमारी प्लेइंग 11 है आज की और बाबर ने जो पूरी टीम कंपोज की है, उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि तैयारी पूरी है हमारी आज के मैच को लेके? सोहा देखिए, आज का मैच जो है वो जीत से ज्यादा बढ़ के, खटक बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये बड़ी बात है कि हम मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जो है उसकी जो है वो होस्ट बन गए हैं। और ये वैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी का जो है वो एक सिलसिला है, उसकी कड़ी है एक। अगर हमने इसको अच्छे तरीके से कर लिया तो हमारा केस बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी जो है वो कर सकें। अच्छी बात यह है कि आज का जो मैच है इन्होंने मुल्तान में रखा है, जिस वजह से बहुत सारे जो रूरल एरियाज होते हैं या रिमोट एरियाज होते हैं तो उनके क्राउड आते हैं। ये आपको मानना होगा कि अगर ये मैच कराची में होता या लाहौर में होता तो शायद, क्योंकि दो अपोनेंट में एक का पता है कि बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तान और दूसरा ओपोनेंट जो है वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं है, तो शायद इतना ज्यादा क्राउड ना आता। शोएब जट, अगर हम देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि नेपाल की टीम कमजोर है और एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सबकी नजरें 2 तारीख पर है। और आपको मालूम है कि एक तरफ रोहित शर्मा, दूसरे बाबर आजम, एक तरफ ओडीडी में पहली पोजीशन, दूसरी तरफ रोहित शर्मा के साथ बैटिंग की लाइन की बात की जाए, बॉलिंग की जाए, पाजी कैसे देखते हैं उस मैच को? फिर पाजी वहां पे इस टाइम पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो उस मैच पे हैं और आपकी, मेरी, सोहा की नजरें या दीगर क्रिकेट एक्सपर्ट्स की नजरें जो हैं वो मौसम पे हैं। वहां सुना है कि बारिश जो है वो इस मैच का मजा बहुत ज्यादा किरकिरा करेगी। तो अगर बारिश होगी तो फिर यकीनी तौर पे बहुत सारी उम्मीदें जो है वो पानी में बह जाएंगी। हाँ, ये जरूर है कि वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स और वर्ल्ड क्लास टीमों का वो मैच है। उस मैच में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमारे पड़ोसी तो बड़ी जंपे लगा रहे हैं कि जी वो तो मैच से पहले ही जीत गए, लेकिन पहले भी उन्होंने यही किया था। जब T20 वर्ल्ड कप में हम टकराए थे तब भी उन्होंने यही बातें कर रहे थे, जब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टकराए थे तब भी वो यही बातें कर रहे थे। हम बड़ी बातें नहीं करते, लेकिन हमें अपनी टीम एक चीज जिस पर सबकी नजर है, फिर हम शकील की तरफ भी जाएंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे पाजी, बैकबोन होती है, चौथा नंबर जो होता है बैटिंग लाइन में पाजी, लेकिन इसमें अगर हम देखें बड़ा नाम जो है रिजवान साहब का लिया जा रहा है। अगर रिजवान की कैरियर की बात की जाए तो 28 मैचेस में भैया सेंचुरी नहीं है, तो कितने मुश्किलात होंगे और क्या आपको लगता है ये जिम्मेदारी वो पूरी कर पाएंगे? क्योंकि हिंदुस्तान के साथ जो टाकरा होना है उस पर सबकी नजरें हैं। आपने बहुत टेक्निकल सवाल जो है वो किया है और यही वजह है कि सबको ये एक फेयर पॉइंट है, सब मतलब इसको समझ रहे हैं। सऊद शकील का नंबर चौथा है, वो पूरे करियर में अपने चौथे नंबर पे आके बारी लेते रहे हैं, रन बनाते रहे हैं। और जो रिजवान का स्टाइल है वो नीचे मारधाड़ वाला स्टाइल है। बिल्कुल पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए कि सऊद शकील को अगर ऊपर रखेंगे चौथे नंबर पे तो वो इनिंग बिल्ड भी कर सकते हैं, वो टाइम लेके रन बनाते हैं। और रिजवान जो है वो T20 वाले फॉर्मेट की तरह मारधाड़ से खेलते हैं, इसी वजह से उनके आप देखेंगे क्विक 50 तो हो जाते हैं लेकिन 100 की तरफ नहीं जा पाते। तो बिल्कुल आपने सही पॉइंट रेज किया, अगर इंडिया को हराना है तो इस नंबर को थोड़ा सा शफल करना होगा। ठीक है, आपने हमारे साथ रहना है शोएब, जैसे शकील हमारे साथ है, शकील की तरफ चलते हैं। शकील का एक फुटेज हमारे पास आई जिसको हमने मॉर्निंग शो में सुबह सुबह चलाया है। सोन हलवा खाते हैं हमारे नेपाली क्रिकेटर्स जो हैं, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। ऑल दो मुल्तान की या हर एक सिटी की अपनी एक सौगात होती है जिसको बड़ा लोग इंजॉय भी करते हैं। अभी मुल्तान में और क्या क्या प्लान्स है? इस मैच की ओपनिंग तो हम कर रहे हैं, एशिया कप की ओपनिंग भी हम कर रहे हैं, इसके अलावा आप शहर में गहमा गहमी क्या देख रहे हैं और कोई और भी एक्टिविटीज प्लान की गई हैं पूरी टीम के लिए? देखिए, मुल्तान में मैं सुबह जैसे ही लैंड हुआ यहाँ पर पहले पहुंचा तो फिर मेरे जहन में जो पहला सवाल था वो सोहन हलवे था, क्योंकि कई मैचों ने कल नेपाली खिलाड़ियों को स्पेशली जो मुल्तान का सोहन हलवा वो खिलाया और यकीन कीजिए वो उन्हें इतना पसंद आया कि वो कह रहे थे कि हमने ऐसा सोहन हलवा, ऐसा मीठा जिंदगी में कहीं भी नहीं देखा। नॉट इवन नेपाल, बल्कि वो पूरी दुनिया में ट्रैवल करते उन्होंने कहीं नहीं देखा। अगर हम आप खूबसूरती की बात करें मुल्तान शहर की, तो थ्रू ऑल द वे जितना भी स्टेडियम आने वाले रास्ते हैं उनको बेहतरीन तरीके से सजाया गया है, सफाई का बड़ा बेहतरीन इंतजाम किया गया है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो इस बार मैंने इतने ज्यादा सीरीज कवर किए हैं, उसमें शायकीन को मैंने देखा कि बड़ी ज्यादा मुश्किलात होती हैं स्टेडियम तक आने में, जगह जगह बैरियर लगे होते हैं। लेकिन यहाँ शकील पाजी बहुत सारी चीजें हैं। आयमा आने वाली है भाई, आयमा बेग, और हम थ्रेशिला गोरेंका की बात करें तो भैया कमाल का गाती है, सोशल मीडिया पे वायरल है। तो आपके साथ साथ लोग कितने एक्साइटेड है इस नेपाली सिंगर को देखने के लिए? ऑनेस्टली यहाँ पर कुछ ज्यादा लोग तो नहीं जानते, लेकिन जैसे ही कल पीसीबी ने थ्रेशिला गोरेंका का एक नाम जो है वो इश्यू किया कि वो यहाँ पर गाने वाली हैं, तो यूट्यूब पर एक लंबी लिस्ट लगी लोगों को देखने की, क्या ये सिंगर कौन है।
और फिर उनकी मदद तो यहाँ पर डबल हो गई जब उन्हें ये पता चला कि वो तो उर्दू में भी गा सकती हैं, हिंदी जुबान में गा सकती है, क्योंकि नेपाली जुबान तो किसी को समझ नहीं आनी। यहाँ पर नेपाल की टीम को तो उनके गाने समझ आ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम क्या करेगी? तो उनके लिए मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि वो उर्दू में भी अच्छा गाना गा लेती है और बड़ी सुरीले अंदाज में गाना गाती है। अच्छा। तो सबको पता अच्छा, है। जबरदस्त जबरदस्त। उमर जेठ आपकी तरफ आएंगे। सवाल अगर हम देखें इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह कि प्रेशर है भैया हिंदुस्तान की तरफ, और पाकिस्तान के मैच की अगर बात करें भाई प्रेशर यह है कि इस वक्त ऑलरेडी 1 की पोजीशन हमारे ऊपर है, लेकिन हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो इस वक्त चाहल के ना होने की वजह से तनकीद की जा रही है। विराट कोहली को अगर आप देखें और रोहित शर्मा को देखें भैया दोनों के बीच अनबन बहुत ज्यादा है, लेकिन एज कंपेयर टू पाकिस्तान तो क्रिकेटर में तो नहीं है, लेकिन हमारे पीसीबी में भी बड़ी सियासत चल रही है। दोनों के नफ्सियात को आप कैसे देखते हैं, किसकी बर्तरी ज्यादा होगी भाई? शुएब आपको आवाज आ रही है? जी सरदार गल कर रहे हैं। जी हरमीत ने एक लंबा सा सवाल किया बड़ा टेक्निकल सा आपसे। हरमीत अगर थोड़ा सा उसको करें क्योंकि आवाज शायद कट रही थी तो मैं सही मैं जो गुजारिश कर रहा हूं पाजी कि एक तरफ रोहित शर्मा है, वहां पे अगर देखें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की अनबन है जैसे सास बहू का मामला है। फिर हम देख रहे हैं कि चाहल के ना होने की वजह से बहुत ज्यादा लोग तनकीद कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है? और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पीसीबी के दरमियान जो है बड़ी चपकलिशें, बड़ी सियासत चल रही है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर नफसियाती तौर पर कितना दबाव होगा भाई? हरमीत बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वहां का जो ड्रेसिंग रूम है वो डिस्टर्ब है। यही वजह है कि T20 वर्ल्ड कप में भी उनके इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होने के बावजूद जो है वो उनके हाथ कुछ ना आया। इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, यहाँ पे लड़ाई खिलाड़ियों के दरमियान नहीं है, यहाँ पे जंग जो है वो सारी इक्तदार लेने की और इक्तदार छीनने की है। लिहाजा इसमें पाकिस्तान टीम बिल्कुल यहाँ पे सुकून में है। उनको मिकी आर्थर उनके लाइट माइंडेड हैं, फिर चीफ सिलेक्टर वो बाबर आजम के बड़े करीबी हैं इंतजामुल हक, तो उनका भी एतमाद हासिल है। पूरी टीम जेल है इस टाइम। बाबर आजम को सारे जो है वो मेंटोर मानते हैं अपना। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी कैंप में किसी किस्म का कोई मसला है। हाँ ये जरूर है कि कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको गले पड़ जाता है। पाकिस्तान में एक जो वरी पॉइंट मेरे लिए है वो ये कि आपका सारा दारोमदार आपके बॉलिंग अटैक पे होता है, और आपका बॉलिंग अटैक जो है वो शायद मुसलसल क्रिकेट खेल के कहीं किसी फटीग का शिकार ना हो, क्योंकि ये 4 ओवर की क्रिकेट नहीं है, इसमें बॉलर ने 10 ओवर करवाने हैं। तो ये एक हल्का सा फेयर जरूर है, लेकिन मुझे यकीन है जिस तरह का बाबर वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज है, इमाम की बारी लगी हुई है, फखर अमूमन जो है वो इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की परफॉर्मेंस आपको याद होगी। तो अल्लाह करे कि वहां से फिर कोई नो बॉल हो जाए और हमारे बैट्समैन जो है उनकी धुलाई करें। अच्छा शुएब, लास्ट ही बस ये एड्रेस कीजिएगा कि अगर आज के प्लेइंग 11 की हम बात करें तो ऑब्वियसली बाबर का कोऑपरेशन पूरी टीम के टुवर्ड्स बड़ा जबरदस्त है और वो बड़े अच्छे तरीके से पूरी टीम को ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन एक स्लॉट ऐसी इस पर वो थोड़े से अभी तक डिसाइडेड नहीं है। मतलब अगर हम इफ्तिखार की सऊद की बात करें तो इस पर थोड़ा सा अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं है। तो आज की प्लेइंग 11 में आप किसको जगह देते हुए देख रहे हैं उन्हें? तो हाँ मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये मैच तो वन साइडेड मैच होना है, ठीक है ना, इससे तो कोई बात कर ही नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये 2 लेग स्पिनर्स के साथ ना जाएं जो हमने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में किया था कि हम उसामा मीर और शादाब खान के साथ चले गए थे। तो शायद जो है वो उसामा नजर ना आए और उनकी जगह सऊद शकील इन हो जाए। हाँ तो जी, कहा भी नहीं जा रहा है। सऊद के वोट वैसे भी कंपैरेटिवली जो है वो ज्यादा है। ठीक है शुएब, थैंक यू बीइंग हियर और आपका भी बेहद शुक्रिया। शकील, आप भी बिल्कुल मौजूद थे इन फ्रंट ऑफ मुल्तान स्टेडियम और एक्साइटमेंट जो उन्होंने हमें दिखाई वो हमने कोशिश की बगैर फिल्टर किए आपको भी हम दिखा सके। बट ऑल दो एशिया कप कुछ 2-3 घंटे ही बाकी रह गए हैं। बाकायदा तौर पर ये मेला सज जाएगा और उसके बाद एशिया कप की मेजबानी का ये ताज पाकिस्तान के साथ सजेगा और हमारी कोशिश और दुआ यही है कि बखैर आफियत सारा का सारा मामला हो जाए ताकि पाकिस्तान का एक इमेज दोबारा से दुनिया के सामने जो हम पोर्ट्रे करना चाहते हैं वो हो सके। एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। यू जस्ट कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी प्रोग्राम में जो स्टोरी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ बेसिकली वो स्टोरी आप मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और ऐसे बहुत सारे लोग वो जो दूसरे ममालिक से जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान में जो बसते हैं, बहुत सारे लोगों की ऐसी स्टोरी होगी, लेकिन वो जो स्टोरी चूँकि हम तक पहुँचती नहीं है या उसका सदेबाब हम नहीं कर पाते या उस स्टोरी का कोई अंजाम नहीं होता तो शायद वो रिपोर्ट भी नहीं होती। लेकिन अगर कोई ऐसी स्टोरी रिपोर्ट हो जाए तो वो बतानी भी चाहिए, दिखानी भी चाहिए और सुनानी भी चाहिए। एक ईरानी बाशिंदा जो कि पिछले 50 साल से पाकिस्तान में रहता है। क्यों रहता है? मजबूरन रहता है क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो गुम हो जाते हैं। लेकिन ये 50 साल बाद जब वो पाकिस्तान आया उस वक्त उसकी उम्र हरमीत 18 साल थी। अब जब वो पाकिस्तान से इतनी तगोदोर कोशिश के बाद जब गया तो उसकी उम्र 75 साल से ज़ायद है। लेकिन अगर हम सारे सिनेरियो में देखें तो ये कोशिश उसने खुद नहीं की,
कोशिश किसने की, मैं आपकी उनकी मुलाकात करा देती हूँ। अली चंगेज़ी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, माहिर कानून है। ये स्टोरी मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में वो एलेबोरेट भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं, तो उनसे डिटेल में बात करते हैं इस स्टोरी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। अली थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और गुड टू सी यू। और जो आपने काम किया यकीनन उसके लिए अप्रिसिएशन भी बनती है फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये स्टोरी है क्या, शुरू कहाँ से हुई, कंसाइज करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं बताना चाहूँगा कि एक बाशिंदा था ईरानी, वो ईरान के इलाके कुरकंदी में रहता था। ये ईरान का एक सूबा है अज़रबैजान उधर, तो वो उधर रहते थे। एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन था, वो गया ईरान और ईरान जाकर उसने वो बाबा जी को पाकिस्तान ले आया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बाबा जी जब पाकिस्तान उनको लाया गया, लीगली लाया गया, और उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 18 से 20 साल की थी। लेकिन उसके बाद उनको फोर्स्ड लेबर में इंगेज किया गया, और फोर्स्ड लेबर इज़ अ क्राइम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, नेशनल लॉ पाकिस्तान का भी द प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 का सेक्शन जो आर्टिकल 3 है वो उसको डिफ़ाइन करता है, और ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस था। अब जब बाबा जी पाकिस्तान आए हैं उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 18 साल से या 18 से 20 साल थी। लेकिन अभी जब हम उनको वापस छोड़ के आए हैं वो तकरीबन 75 साल की उनकी उम्र थी, और इस दौरान उनके डॉक्यूमेंट्स भी गुम हो गए। और जो बाबा जी इनफेक्ट वो कालीन के शोबे से मुंसलिक थे और ईरानी कालीनों के एक्सपर्ट थे। उनके डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए या कर दिए गए, उसके बाद उनको 50 साल तक उनकी फैमिली के साथ राब्ता भी नहीं करने दिया गया। होता ये था कि एक फैक्ट्री में वो मुलाजमत करते थे, उसके बाद दूसरी फैक्ट्री के साथ मुलाजमत इख्तियार कर ली। इस तरह लोगों ने उनको मिस यूज़ ही किया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम गए हैं, उनको बाकायदा छोड़ के आए हैं। इसी सिलसिले में बात है, ये कहानी जो है आप जो फरमा रहे हैं और आपने जो काम किया है भाई, हेड्स ऑफ। लेकिन जाहिर बात है 50 साल का टाइम आपकी ज़िंदगी से, अपनों से दूरी, फिर एक एक लम्हा कैसे गुजरता है वो शख्स ने आपको ज़रूर बयान किया होगा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि और ऐसी सी क्या बातें जो उसने फेस की, जो उसने आपको बताई और कहीं ना कहीं आपका दिल किया कि भाई हाँ कर लेते, इसका कैसे कर लेते। हमारे दोस्त हैं प्रोफेसर मोहम्मद नदीम जंजुआ साहब, उन्होंने ये केस मुझे दिया। तो जब ये केस उन्होंने दिया तो अब कैमरे के सामने मुझे नहीं बताना चाहिए, यानी कोई भी वकील इसको टेकअप करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि बाबा जी खुद बेकारी की ज़िंदगी गुजार रहे थे और ना वो फ़ीस दे सकते थे। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कोई फ़ीस नहीं है, आपको खुद ही लगाना पड़ना है। फिर हमारी दोस्त थी अमेरिका से मैम नोरा अलवेरा गोमज, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। मैं ईरान गया तो ईरान से फिर उनके डॉक्यूमेंट्स लेके आया। अब लीगल क्वेश्चन था, ईरानियन एम्बेसी को मैंने एप्लीकेशंस मूव की। जो चीफ साहिबान हैं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, DGISI, FIA, इन सब ने बहुत ज़्यादा तावन किया इसी असना में। अब मसला ये था कि ईरानी कौंसलेट के पास जब हम गए तो उन्होंने कहा कि आप बाबा जी को तो लेके आ गए हैं, इनके लहजे से भी लगता है कि ये ईरानी हैं, लेकिन आपके पास कोई ऐसा एक डॉक्यूमेंट हमें शो करें जिससे इनकी ईरानियन नेशनैलिटी इस्टेब्लिश हो। अब आप किसी बंदे को भी गली से उठा के ले जाएं कि ये ईरानियन है तो वो उसको कोई भी नहीं मानेगा अनटिल यू डोंट हैव प्रूफ इन द शेप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फिर मुझे ईरान भेजा गया, ईरान में गया। ईरान में तकरीबन मुझे 2 हफ्ते लगे, डोर टू डोर वर्किंग की, इनकी पिक्चर्स लेके, क्योंकि इनको अपना नाम भी सही नहीं आता और ये अपने इलाके का जो नाम है वो भी ये तकरीबन भूल चुके हैं, ये सही प्रोनाउंस नहीं कर सकते थे। तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। डॉक्यूमेंट्स लेके आए, इधर जब लेके आए तो और इश्यूज जो लीगल कम्प्लिकेशंस थी वो सामने आ गई, जिसकी वजह से ईरानी हुकूमत ने और ईरानी एम्बेसी ने मज़ीद तावन से भी इनकार कर दिया। तो फिर पाकिस्तान की ही अदारे थे, हुकूमत थी जिन्होंने सपोर्ट किया, और अब हम उनको तकरीबन 50 साल बाद बलूचिस्तान के ज़रिए उनको छोड़ के आए हैं ईरान, और उधर अब वो मौजूद हैं। अली भाई एक चीज जो सोहा आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी है, यानी मैं देखता रहता हूँ कि भुट्टो साहब के ज़माने से पहले, अयूब खान साहब के ज़माने के टाइम जो लोग आए पाकिस्तान में, अफगानी है उसमें बहुत सारे लोग हैं, और फिर अगर हम बांग्लादेशियों को देखें जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर वोट दिया, बांग्लादेश को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आज उनकी नस्लें जो है एजुकेशन से साइड पे, उनको तालीम इसलिए उनको कोई किसी स्कूल में जो है दाखिला नहीं दिया जाए, उनके पास ID कार्ड नहीं है। अली भाई क्या इस तरह के केसेस भी और आते हैं? एक बहुत बड़े केस में तो आपको कामयाबी मिली, तो क्या इस तरह केसेस आते हैं? और क्या गवर्नमेंट के साथ कोई इस चीज के हवाले से कोई बात की कि बाहर जब हम जाते हैं गोरों से शादी भी कर लेते हैं, गोरों की जो है नेशनलिटी भी ले लेते हैं, अपनों के पास आते हैं तो फिर हम कहते हैं भैया माफी दे दो? जी बिल्कुल, इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। ख़ास करके आपको पता ही होगा कि 1970-80 के दरमियान
कराची में जो बांग्लादेशी ख़वातीन थी उनको स्मगल करके लाया जाता था, उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इवन कि अभी एक केस मेरा चल रहा है, उसको मैं फ़िलहाल नहीं बताना चाह रहा, वो भी सेक्स ट्रैफिकिंग से ही रिलेटेड है। एक खातून है बांग्लादेश से, उनका मैं केस अभी फ़ाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मसला ये होता है कि इस तरह के केसेस होते हैं कि अब ना आप किसी अदालत के पास जा सकते हैं कोई रेमेडी के लिए या लीगल रिलीफ के लिए। मसलन इस बाबा जी का केस हमने सोचा कि हम रिट में जाएं लाहौर हाई कोर्ट में, और FIA को हमने एप्लीकेशन दी। सब ने यही कहा कि भाई बात यह है कि ये बाबा जी की तकरीबन 75 साल उम्र है, और हम इनको जब आप एप्लीकेशन देंगे या आप कोर्ट में जाएंगे तो हम बाउंड हैं कि हम इनके खिलाफ FIR काटें, उसके बाद इनको जेल में डालें, जेल के बाद नाकाबिले ज़मानत इनके वारंट जारी होंगे, जेल में डालने के बाद एक लंबा प्रोसेस है। बिल्कुल। यानी कि वो जो एक रिलीफ है कानूनी तरीके से, वो भी एक अजाब ही बन जाता है। तो ये भी हमें देखना चाहिए कि कौन से ऐसे लॉज हैं जिनको हम चेंज करके उनमें अमेंडमेंट करके एक क्विक रिलीफ हम उन बंदों को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, बिल्कुल, ताकि लोगों के लिए आसानी हो सके। अच्छा, एक बात बिल्कुल ठीक है आपकी अली कि लोग इन मामलात में इसलिए भी नहीं पढ़ते बिकॉज ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है ना। अब आपको कितना वक्त लगा है खासतौर पे ये, और देखिए जिन इदारों का आपने नाम लिया उन इदारों को ऑन बोर्ड लेना, उनसे बारी बारी क्लैरिफिकेशन लेना। अच्छा, पाकिस्तान से कॉपरेशन तो आपको मिली, लेकिन 50 साल बाद जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ का सिनेरियो क्या था? मतलब इन बाबा जिनका आपने नाम मोहम्मद बहकार बताया है, बिल्कुल, वहाँ पे कौन मौजूद था उनकी फैमिली में, और किसने क्या रिएक्ट किया? आपने किस तरह से चीज़ों को आइडेंटिफाई किया? उनके घर वाले किसी हद तक मौजूद थे, यानी कि उनके कज़न, उनकी वालदा, उनके वालिद ये तो फौत हो चुके थे जब मैं गया था। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं इस तरह, मुझे था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो लोग बहुत खुश होंगे कि एक वकील ये कर रहा है सब कुछ हमारे बाशिंदे के लिए, लेकिन मुझे मायूसी हुई कि ना उनकी हुकूमत ने कोई अप्रिशिएट किया और ना ही उन लोगों ने उनको एक्सेप्ट करने की कोई जगह छोड़ी। उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। ये इकलौता बेटा था 18 साल से 20 साल की उम्र में, जब ये जवानी में पैर रख रहा था उस वक्त ये आ गया पाकिस्तान। अब वो उनका अपनी जगह वो स्टांस ठीक है, वो कहते हैं कि जब इसके माँ बाप को इसकी ज़रूरत थी, इसकी जवानी की, इसके कमाने की, उनके बुढ़ापे में, उस वक्त ये छोड़ के उनको चला गया। वो इसको रो रो के तरसते हुए वो मर गए हैं। तो अब जब इसके मरने का टाइम आया, अब ये वापस आ रहा है, तो हम इसको बिल्कुल नहीं आने देंगे, ना ही हम इसको फैसिलिटेट करेंगे। तो बाबा जी का नैरेटिव डिफरेंट था। वो कहते थे कि जी मैं अपनी माँ को छोड़ के आया था, अपने बाप को भी, तो मेरी माँ की ये बात दुआ है कि मैं पिछले 50 साल से बकारी की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, और मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी, जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी गुम कर दिए गए हैं, इस वजह से मैं अब वापस भी नहीं जा सकता। अच्छा, तो मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है, एक बात, तो मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि मैं अपनी माँ की कब्र पे जाके मैं कुछ आधा घंटा मैं रो सकूं, उसके बाद मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उस कब्र पे गुजारना चाहूँगा। तो अब हमने काफ़ी, हमारे दोस्त अहबाब ईरान में मौजूद हैं, उनको हमने कहा है कि आप इनको एंटरटेन करें, इनको मंथली खर्चा वगैरह मैं भेजूँगा, मेरी फैमिली इनको सपोर्ट करेगी, तो इंशाल्लाह। अच्छा अली, आप देखिए एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान, ऑब्वियसली इसका ताल्लुक ईरान से है या इराक़ से है या दुनिया के किसी भी मुल्क से है, आपने जो मदद की वो यकीनन इस पेशे की वजह से तो की, लेकिन इंसानियत के नाते की, जो कि एक हमारा फ़र्ज़ बनता है, पहला फ़र्ज़ हमारा यही बनता है। लेकिन जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, अगर इसको हम देखें, आपके पास जो केसेस आते हैं, इसको तो आपने वॉलंटरली एड्रेस की है ना, बहुत बड़ी तादाद में केसेस, जैसे मैंने प्रोग्राम के बिल्ड करने से पहले मैंने कहा था कि बहुत बड़ी तादाद में ये काम हो रहा है, स्मगलिंग का भी, और अगर हम देखें गैर कानूनी तरीके से भी किया जा रहा है। तो अगर हम इन लोगों की बात करें तो आपके पास जिस तरह के केसेस आते हैं वो किस नौयत के होते हैं? क्या दूसरे ममालिक से भी आपसे रब्ता किया जाता है कि हमारे कुछ बाशिंदे यहाँ पर हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो है वो जब्त किए हुए हैं, और इस तरह के लोग जो यहाँ पर ये काम करते हैं उनकी तादाद कितनी ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा उनकी तादाद। आप देखें कि नौकरियों का झांसा दे के ले जाते हैं जो मिड ईस्ट कंट्रीज़ हैं उधर, और उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं। मसलन इधर से कहते हैं कि आपको उधर ले जाके आपकी तनख्वाह होगी लेट्स सपोज 80,000, उधर जाके इनको कहते हैं जी आपने काम करना है 30,000 पे, जो 30,000 से अगली अमाउंट होगी 80,000 तक, वो सारी जो मिडल मैन है वो रखेगा। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस आए, इंशाल्लाह हम उनको टेकअप कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के केसेस में ये होता है कि ये एक तो ये इंटरनेशनल लेवल के केसेस होते हैं, इनमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि मैंने भी जब ये केस किया था, सबसे पहले मैंने अपनी मुल्क की जो एजेंसीज़ हैं उनको ऑन बोर्ड लिया था, उन सबको मैंने एप्लीकेशंस लिखी कि भाई इनको चेक करें, ये बंदा मौजूद है इतने अरसे से, कोई इलीगैलिटी तो नहीं है। अगर इलीगैलिटी नहीं है फिर मैं इस केस को टेकअप करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज़ ने इंटरनली उसको एड्रेस किया, NOC जारी किया, हमारे साथ मीटिंग्स हुई,
मीटिंग्स करने के बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब आप इस केस को टेकअप कर सकते हैं, हमारा इस केस के साथ, इस बंदे के साथ कोई कंसर्न नहीं है, इसका कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है कि जिसकी बिना पर हम हर्डल क्रिएट करें। अली भाई, अगर हम देखें जो मेरे ख्याल में सोहा, बाहर दुनिया में एक चीज जो मैंने देखी है कि इलीगल तरीके से जो लोग गए हैं या वीजा खत्म हुआ, उनके पास पैसे नहीं थे दोबारा रिन्यू करने के लिए, मैंने ये देखा है कि हमारी एम्बेसीज, क्योंकि मैं खुद भी कई दफा गया हूँ एम्बेसीज, और हमारा जो रवैया तो वो काफी डिफरेंट होता है, नहीं की जाती है। बहुत सारे लोग जेलों में सड़ जाते हैं, बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। ऐसे में आप जो काम कर रहे हैं ग्राउंड पे कर रहे हैं, इन लोगों के लिए कर रहे हैं जो बेचारे बाहर से आए हुए हैं, तो क्या उनकी एम्बेसीज या एम्बेसडर्स या वो जो उनके जो लोग हैं, कोई मदद उनकी तरफ से की जाती है, कोई रिस्पॉन्स? सर मैं तो कहूँगा कि अभी तक मुझे तो ईरानी हुकूमत की तरफ से लिप सर्विस ही दी गई। हाँ, वीज़ा उन्होंने ज़रूर दिया था, उसके बाद लिप सर्विस ही थी कि आप जाएंगे उधर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। ईरान में जिस तरह ट्रैवल किया गया तो वो भी बड़ा एक मुश्किल सफ़र था। 2 दफ़ा मसलन पुलिस ने अरेस्ट किया कि आप किस मकसद के लिए आए हैं। उसके बाद इनका जो सूबा था वो आप यकीन करें कि 2 दिन की और 2 रातों की ड्राइव करने के बाद इनका सूबा आया। इनका सूबा था आज़रबाईजान शर्की और आज़रबाईजान गरबी, ये 2 सूबे हैं ईरान के, आज़रबाईजान और तुर्की की सरहद के ऊपर। उधर मुझे जाना पड़ा, तो वो बड़ा टेरिबल वो ट्रैवल था। तो लेकिन ये तमाम हमारी तरह ही थे मामला, लेकिन तमाम तर मुश्किलात के बाद और इतनी परेशानियाँ दुश्वारियाँ काटने के बाद आपने वो काम किया जिसका बेड़ा आपने उठाया था, तो उसके लिए यकीनन अप्रिसिएशन बनती है और अल्लाह पाक इसको अजर जो है वो आपको किसी भी सूरत में इस दुनिया में और आखिरत में ज़रूर देगा इंशाल्लाह। अली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और आपका शुक्रिया। हमने एक ब्रेक ले लिया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो चलाए थोड़ी सैर करते हैं, लेकिन सैर कहाँ की करनी है? ऑब्वियसली ये सवात चलते हैं। हरमीत चूँकि सवात से है और उन्होंने तो बहुत एक्सप्लोर किया हुआ है, और वो एक्सप्लोर करके हमेशा जो चीज़ लेकर आते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम इस स्क्रीन के थ्रू आपको भी पूरा घुमा फिरा के ऐसे बहुत सारे एरियाज़, अगर नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें तो हरमीत मेन नाम तो हमें पता होते हैं, सवात का पता है, मेंगोरा का पता है, का नाम, मालम जबा, हर चीज़ का, लेकिन बहुत सारे एरियाज़ ऐसे भी हैं जिनको हम अनटच एरियाज़ कहते हैं, जिनके शायद नाम भी आपको ना पता हो। तो ये बेसिकली सवात के मरकजी शहर मेंगोरा से 22 किलोमीटर दूर एक जन्नत नज़ीर वादी है। और ये कौन सी है, इसका नाम क्या है, वहाँ पर आपके देखने के लिए क्या क्या है, अगर आप जाएं तो आपको क्यों विजिट करनी चाहिए, इसके लिए आप ये रिपोर्ट देखें और फिर वापस आएँ। जस्ट हैव अ लुक। कुदरती हुस्न से मालामाल और दिल फरेब नज़ारों से भरपूर कुदरत का अनमोल शाहकार कलील कंडो आजकल सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। गर्मी के सताए हुए लोग खूबसूरत और ठंडे मौसम से लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये स्वात बुनीर का बॉर्डर है, ये बहुत अच्छा लोकेशन है इधर का। इधर के लोग भी बहुत मेहमान नवाज है, इधर कोई पार्क मार्क का ज़रूरत भी नहीं है। कुदरती तौर पर इधर का लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। ये संगर कलील का जो स्पॉट है, ये एक तो ये कि ये मेंगोरा शहर के बहुत करीब है, और दूसरा ये कि ये 2 ज़िले सवात और बुनीर की बॉर्डर भी है। कलील कंडो की खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर पहुँचने वाली ये रोड करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी मुकम्मल न हो सका, जिसकी वजह से मकामी लोगों के साथ सयाहों को भी यहाँ आने में शदीद मुश्किलात का सामना होता है। रोड का खस्ता हाली देखकर हम बहुत परेशान होते हैं, इवन के गेस्ट भी बहुत परेशान होते हैं। तो हुकूमत से हमारा यही अपील है कि खुदारा इसके लिए कुछ ना कुछ कर दो। तकरीबन 5-6 साल से ये रोड ऐसा खस्ताहाली का शिकार है। यह हसीन वादी सवात के मरकजी शहर मिंगौरा से सिर्फ 22 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, जो न सिर्फ खूबसूरत बल्कि 2 अजला बुनीर और सवात का बॉर्डर भी है। खूबसूरती में बेमिसाल सवात को अल्लाह ताला ने बेपनाह फयाजियों से नवाजा है। सयाहों का कहना है कि यहाँ की दिल फरेब मनाजिर को देखकर इंसान को दिल्ली सुकून मिलता है। कैमरामैन अजब खान के साथ समद अंजुम, पब्लिक न्यूज़, सवात। अच्छा फिर सवात, आप मेरे ख्याल से अगर हम बात करें वाकई इस जगह का सच मुझे लगता है लोगों को नहीं पता होगा। अगर हम ओवरऑल देखें हरमीत, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर नॉर्दर्न एरियाज़ की हम बात करें तो ये सारे वो एरियाज़ हैं जहाँ पर जाने का लोगों को शौक भी है, और जो रोड्स बनी हुई डेवलपमेंट जहाँ हुई है लोग वहाँ जाना प्रेफर करते हैं। जो ट्रिकी एरियाज होते हैं, अगर हाँ बिल्कुल आपकी बात रस्ते, बहुत सारे साइड पे लाइन पे होते हैं चीज़ें, लेकिन वहाँ के मुकामी यानी 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनका संगम है ये कलील कंडो जो है, और बड़ा खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत सी वादी
दी है। वैसे अगर कंडो, जो आप ब्रेक में सोच रहे थे कि कंडो का मतलब क्या है, हाँ। तो ये हेल्प को कहते हैं, मदद करने को कहते हैं। अच्छा। पश्तो में दो लफ्ज काफी इस्तेमाल किए जाते हैं, बांडा, कंडो, ये दो लफ्ज है। लेकिन बहरहाल अब ये जो इलाका है कलेल का, बुनेर के जो लोग हैं, क्योंकि वहां पे बर्फ नहीं पड़ती, गर्मी ज्यादा होती है, सर्दी आती है, तो वहां पे बड़ी गजब की सर्दी होती है और वो खुश्क सर्दी जिस तरह लाहौर में पड़ती है। लेकिन जो सवात का बॉर्डर है वहां बर्फबारी होती है, तो वो सर्दी इतनी ज्यादा नहीं आप महसूस करते। तो ज्यादातर बुनेर के जो लोग हैं वो इस इलाके में आते हैं। अक्सर जो सवात मिंगोरा सिटी के लोग हैं वो यहाँ कलेल कंडो तक जाते हैं। इलाका बड़ा ग्रीन है, बड़ा खूबसूरत है, और अब्दुल समद अंजम जो है हमारे दोस्त कहीं ना कहीं पहुंचे होते हैं। और सवात के का कोई ऐसा एरिया नहीं है, मेरे ख्याल में उनको रिपोर्ट सब आहिस्ता आहिस्ता बनानी होगी, क्योंकि बहुत सारे एरिया जो है आहिस्ता आहिस्ता जो ग्रीनरी है, मुख्तलिफ इलाके जो है वो हमें सैर करा चुके हैं। लेकिन बेपनाह खूबसूरती है, बेपनाह ऐसे मनाजिर हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। लेकिन रोड का जो मसला है सोहा, अगर रोड का पर काम किया जाए तो मेरे ख्याल में जो सयाह हैं और मुकामी लोग हैं उनकी भी कहीं ना कहीं उनके कारोबार, उनके कामकाज, वो भी जो है उनमें भी वो खुशहाली आ सकती है। और साथ साथ अगर जो सयाह जाते हैं तो उनको भी किसी तकलीफ का सामना नहीं होगा। लेकिन ये इलाके बड़े खूबसूरत हैं, छोटे छोटे जो आपको ये जो छोटी छोटी झरने होंगे, या कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे ऐसे दरिया, नदी, नाले जो हैं वो आपको दिखाई देंगे, जो पहाड़ों का सीना चीरता हुआ कहीं ना कहीं एक गुजरता हुआ नाला आपको नजर आएगा। ठंडे चश्मे हैं, कहीं आपको फ्रूट्स ले जाने की, जब आप लेके जाते हैं तो किसी चश्मे में 15 मिनट के लिए रखें, भैया खाएं तो उसके ठंडक का अलग मजा है। अच्छा हरमीत, आप देखिए इतना अच्छा आपने खाने पीने की जब आप जिक्र करते हैं और बात करते हैं और फिर कुदरती एरियाज की, तो सवात के जब भी जिक्र आता है तो जितनी भी खूबसूरती बयान की जाए वो कम है। वो इसलिए बिकॉज सवात स्पेसिफिकली जो हमने टेररिज्म से टूरिज्म का सफ़र तय किया है वो बहुत लंबा था और इसमें बहुत कुछ कमाया है हमने, बहुत कुर्बानियाँ दे के और बड़ी मुश्किल वक्त गुजार के, बड़ी जानें कुर्बान करके, बड़े ऑपरेशंस करने के बाद हमने इस वादी को दोबारा से आबाद किया है, जहाँ पर लोग अब जाते हैं, चीज़ों को एंजॉय करते हैं, कुदरत के हसीन नज़ारों को करीब से देखते हैं, चीज़ों को इन्वेंट करते हैं। लेकिन ऑल दो मैं एक पैगाम जो कि जब भी नॉर्दर्न एरियाज़ का जिक्र आता है जो मैं देना चाहती हूँ वो ये कि जितनी बड़ी तादाद में इन मेन एरियाज से वहाँ जाते हैं, खुदारा ख्याल किया करें, वो आपकी अपनी सरजमीन है, वहाँ पर आपने रहना है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्होंने बड़ी मुश्किल से, प्यार से और कोशिश से बड़े कम वसाइल के साथ उन जगह को डेवलप किया होता है। तो जो अब से आप बड़ी तादाद में हमें चले तो जाते हैं, लेकिन हमें जो खबरें टीवी के थ्रू मौसूल होती है ना, उसमें ये बिल्कुल सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ दी ऑल मसला यही है कि वहाँ के लोगों को गिला भी यही है कि लोग यहाँ पर आते हैं तो सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल नहीं रखते और लोग इस हवाले से बड़े परेशान भी हैं वहाँ के लोग। तो ये ख्याल आपने रखना है हरमीत, और ये पैगाम आपकी सबसे बड़ी बात ये है, बस इसी के साथ साथ मैं भी ऐड करना चाहूंगा और फिर हम छुट्टी ले लेते हैं भैया। लेकिन बात वही है कि वहाँ के जो रीत रिवाज हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के, सवात के, उन इलाकों के हैं, कम से कम उनका भी ख्याल रखना चाहिए। गोरे हमारे मुल्क आते हैं तो हमारा लिबादा ओढ़ के और कोशिश करते हैं, टूटी फूटी उर्दू या पश्तो बोलने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी ख्याल रखना होगा, ध्यान रखना होगा। ये हमारे इलाके हैं, ये हमारे लोग हैं, खूबसूरत इलाके और खूबसूरत लोगों की मेहमान नवाजी को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और मेहमान नवाज कौम तो चले हम ऑलरेडी हैं, लेकिन इस बात पर भी हम इस प्रोग्राम को और इस पूरे सेगमेंट को कंक्लूड करते हैं कि ये हमारा प्यारा मुल्क है और इसमें चारों मौसम हैं, कुदरती बहुत सारी ऐसी मकामात है जो कि अभी भी एक्सप्लोर करना बाकी है, तो आप एक्सप्लोर करे जाएं, लेकिन ख़ास ख्याल भी रखें। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे, और एक हमने अब आपसे छुट्टी तो लेनी है, लेकिन ऑल दो हमारी छुट्टी के फ़ौरन बाद हो जाएगा एशिया कप का बिल्कुल आगाज़ बाकायदा तौर पर। तो आपने ये देखना है कि आपने हमारा पूरा शो तो देख लिया, लेकिन अगर हम बात करें अपने एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन की, तो जनाब इसके बाद आप पब्लिक न्यूज़ पर एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन भी देख सकते हैं और डिजिटल पर भी देख सकते हैं। तो एक बड़े ज़बरदस्त अंदाज में पब्लिक न्यूज़ आपके लिए लेके आएगा एशिया कप 2023 की ज़बरदस्ती ट्रांसमिशन, आपने वो भी देखनी है, वो भी मिस नहीं करना। आप एंजॉय करें मैच को, गैदरिंग को, मिलकर देखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि पाकिस्तान की टीम इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगी और एशिया कप को बड़ी अच्छे से, और हम बड़े सुकून से, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि बखैर आफियत सारा काम हो जाए, ताकि हम अच्छी इमेज को पाकिस्तान को पोर्ट्रे कर सकें। आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैच बहुत इंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।